ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाना पीने का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उनके भाग्य में ना थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहन नामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बन गए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, मतलब बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी जागीर थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत, मतलब वो संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी मौसी को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब कितनी जिएगी। 2-3 बीघे जमीन क्या दे दी, मानो मोल ही ले लिया हो। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। तुमने स्थानीय कर्मचारी। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मैं निभा नहीं सकती, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपये क्या फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तू मौत से लड़कर आई है? मौसी बिगड़ गईं। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी ये दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कोई भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसका ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उससे दुश्मनी ले सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना करे? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी मौसी हाथ में एक लकड़ी लिए
आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दुभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने भर को गालियां दी। कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर आदमी की हवस नहीं मरती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम? कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस बात की हंसी उड़ाई। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सारी सामग्री इकट्ठी की है, तब हंसी क्यों नहीं आएगी? बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने उस बुढ़िया मौसी की बात सुनी और उसे सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और आराम से बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू कहता है, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। मौसी कहती है, अपनी समस्या तो सबके आगे रोकर आ गई हूँ। अब आने न आने का जो भी अधिकार है वो उनका है। अलगू कहता है, यो आने को ना आऊँगा, मगर पंचायत में कुछ नहीं बोलूँगा। मौसी कहती है, क्यों बेटा? अलगू कहता है, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ कर मैं नहीं रह सकता। मौसी कहती है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी नहीं कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वो अलर्ट हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू सभी चीज़ों का अरेंजमेंट किया हुआ था। हाँ, वह अपने आप भी, अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उनका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और सारे पक्षी पेड़ों पर लौट आए तब पंचायत शुरू हुई। बिछाए हुए फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश देखने वाले ही थे। निमंत्रित लोगों में से केवल वे ही लोग आए थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग जल रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था और यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को बहुत समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना माना था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा। मैं विधवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो रास्ता निकालोगे उसी रास्ते को मैं चुन लूंगी। अगर मुझ में कोई आपको ऐब दिखे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई दिखे तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेते हो? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनकी दुश्मनी थी। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे चुने, मुझे कोई हर्ज नहीं। मौसी ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे,
पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने गुस्से से कहा, इस समय मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे पंच चुनो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वो बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, मौसी तुम जानती तो हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है, और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी उसकी है। अलग यह सब दिखावे की बात कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए मौसी ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने मौसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। मौसी मुझसे हर महीने खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि हर महीने खर्च दे सकूं। इसके अलावा हर माह खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का जो भी अधिकार है, जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से बहस करनी शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि मौसी को हर महीने खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि मौसी की जायदाद से इतना फायदा जरूर होता है कि हर महीने खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर हो तो ये झगड़ा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि बीमारियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और दूसरे पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की जी खोलकर प्रशंसा कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी।
अब वे साथ साथ बात करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहा करती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लेकर आए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग देखने आते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया और उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब लड़ाई हुई और दोनों देवियों ने बहुत ही कटु शब्द एक दूसरे को कहे। व्यंग, वक्तोक्ति, अनियोक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुईं। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। समाधान यह सलाह ठहरा कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 चक्कर हों। आजकल तो एक ही चक्कर में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर दरवाजे पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। चौधरी को भी कोई परेशानी नहीं थी और उन्हें अपने घाटे की भी परवाह नहीं थी। समझू साहू ने नया बैल ले लिया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 चक्कर करने लगे। ना तो उसे चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस चक्करों में ही लगाए रखते। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाया था कि उसे फिर से चला दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाई कभी बाहर जोते जाते, खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह 8 पहर के चक्कर। महीने भर में ही वो पिस्सा गया। इक्के का यह जुआ देखते ही लहू सूख जाता था। एक एक पैर चलना भारी था। बैल की हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार। मार की कोई बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथे चक्कर में साहू जी ने उस पर दुगना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठा पाया, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चल दिया। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, तो उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठ सका। साहू जी ने बहुत पीटा,
टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर वो मरा हुआ बैल नहीं उठ सकता था। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर गांव का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे गुस्से के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, अभागे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने, कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, तो उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगह करने की ठान ली। चिलम पी, गाना गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर सुबह होते ही जब नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कनस्तर तेल भी गायब। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाकर रोने चिल्लाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाते हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और कुछ भी बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन की कमाई लूट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें नीरा बेवकूफ़ी समझ लिया, हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बेवकूफ़ नहीं। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ, तब पैसे लेना। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर भी वे एकत्र हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी नरम पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकले। वो परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम ना चलेगा, पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए और उसी को स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। वही शाम का समय था। खेतों में कोए पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी तोतों की मंडली में वो प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें वैसुरोवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच चुनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वो बात को समझ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं।
अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुत से हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम रास्ते भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाता है। मंडल के भवन में पांव धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नए लोग अपनी जवानी में कितने उदंड रहते हैं, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल का कलंक समझते हैं, पर थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कितना शांतचित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी के ज्ञान की वजह से होता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के बराबर है, और देववाणी में मेरे जो मन में विकार हैं उनका कोई भी समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सच के साथ टिकना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। उसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है कि वो रियायत करें तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले न समाए, उठ खड़े हुए और जोर जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लग गए और बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब भी कोई एक न्याय के पद पर बैठता है तो उसके अंदर जिम्मेदारी का जो एक दायित्व होता है वो अपने आप ही आ जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित ये पंच परमेश्वर कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कभी किसी बुक समरी या किसी कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।